वनीता की जेठानी रीना एक सप्ताह के लिए मायके रहने को गई तो उसे विदा करने के लिए सास कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी जी, आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो कैसे बचाऊंगी मैं इनसे अपनी जान। सिर्फ 4 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई वनीता की आंखों में डर और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वे चुभने या बेइज्जत करने वाली कोई भी बात कहे तुम उस पर ध्यान न देकर चुप ही रहना। वनीता, झगड़ा करके तुम उनसे कभी जीत नहीं सकोगी, रीना ने उसे प्यार से समझाया। भाभी, अगर सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती करता ही चला जाए तो कोई कब तक चुप रहेगा। उस स्थिति में तुम वह करना जो मैं करती हूँ। जब तंग आकर तुम जवाब देने के लिए मजबूर हो जाओ तो गुस्से से पागल हो इतने जोर से चिल्लाने का अभिनय करना कि सासू जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। उन्हें चुप करने का यही सही तरीका है कि उनसे ज़्यादा जोर से गुर्राओ। अगर उनके सामने रोने धोने की गलती करोगी तो वे तुम पर पूरी तरह हावी हो जाएगी। अपनी देवरानी को ऐसी कई सलाहें देकर रीना अपनी बेटी के साथ स्कूटर में बैठकर बस अड्डा चली गई। वनीता अंदर आकर दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में घुसी ही थी कि उसकी सास सविता वहीं पहुंच गई। उफ, इस रीना जैसी बददिमाग और लड़ाकी बहू किसी दुश्मन को भी ना मिले। अब सप्ताह भर तो चैन से कटेगा। और सविता ने अपनी छोटी बहू से बातें करनी शुरू कर दी। सविता लगातार रीना की बुराइयां करती रही। बहुत सी पुरानी घटनाओं की यादों को दोहराते हुए उन्होंने उसके खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। वनीता ने जब चुप रहकर वार्तालाप में कोई हिस्सा नहीं लिया तो सविता नाराज होकर बोल पड़ी। अब तू क्यों गूंगी हो गई है बहू? मुंह फुलाकर घूमने वाले लोग मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप बोलकर अपना मन हल्का कर लो मम्मी। मेरे मन में भाभी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं? वनीता का यह जवाब सुनकर सविता चिढ़ उठी थी। सविता जैसे वैसे वनीता के घर वालों को कुछ ज़्यादा भाव देती थी। उसके माता पिता की जाति उनसे ऊंची भी थी और वे सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े थे, जबकि करण और उसका बड़ा भाई हिंदी मीडियम स्कूल से था। फिर भी वनीता और उसके घर वाले सविता का पूरा सम्मान देते थे। सविता को एहसास था कि जरा सी जाति ऊंची हुई नहीं या बच्चे अंग्रेजी मीडियम में गए नहीं कि उनकी नाक ऊंची हो जाती है। आटा गूंथने का काम बीच में रोककर वे उसे तीखी आवाज़ में सुनाने लगी। अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को और ज़्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत दो बहू। अगर बड़ों की इज्जत नहीं करोगी तो तुम भी कभी सुखी नहीं रह पाओगी। अपनी जेठानी की नसीहत को याद कर वनीता ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा और सब्जी काटने के काम में लग गई। अकेली हूँ बोलते हुए सविता आजकल की बहुओं को देर तक भला बुरा कहती रही। भाभी होती तो 1 मिनट में इन्हें दोगुना जवाब देती, ज़्यादा बातें सुनाकर चुप कर देती। पूरे 7 दिन में अकेली कैसे झेलूंगी इन्हें? ऐसे विचारों में उलझ वनीता चुप रहकर अपना खून पीती रही। वनीता ने जब तक आलू गोभी की सब्जी तैयार करी तब तक सविता ने पराठे सेक डाले। उसने अपनी सास के साथ खाना ना खाने के लिए भूख ना होने का बहाना बनाया, पर सविता ने बड़े हक से दोनों का खाना इकट्ठा परोस लिया था। खाना खाते हुए सविता ने वनीता के मायके वालों को वार्तालाप का विषय बनाया। वे उनके बारे में हल्की फुल्की बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में वनीता अपनी नाराज़गी भुलाकर उनके साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। भोजन समाप्त कर वह आराम करने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। आँख लगने से पहले एक बात सोचकर उसके होठों पर
व्यंग भरी मुस्कान उभरी थी कि मुझे अपनी तरफ करने को वे आज कितना मीठा बोल रही थी। लेकिन उनकी सारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार है ही नहीं। शाम को सविता ने वनीता के लिए स्विगी से गरम समोसे और चाय मंगवाई। सविता ने अपने मोबाइल पर सब ऐप डाउनलोड कर रखे थे और बेटे के कार्ड से कनेक्ट थे, इसलिए पेमेंट की कोई दिक्कत तो थी नहीं। चाय पीते हुए जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश जारी रखी तो वनीता का मन अंदर से खिन्न सा बना रहा। कुछ देर बाद सविता ने अपनी बेटी और दामाद के बारे में बोलना शुरू किया। आजकल सनोज ज़्यादा पीने लगा है और पीकर रंजू से झगड़ा भी बहुत करता है। मैं सोच रही हूँ कि परसों उन्हें डिनर पर बुला लूँ। करण और तुमसे सनोज की अच्छी पड़ती है। तुम दोनों उसे समझाना कि वह शराब कम पिया करे। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए तेज तर्रार सविता असहाय और दुखी सी नज़र आ रही थी। जितनी फिक्र इन्हें अपनी बेटी की है उतनी अपनी बहुओं की क्यों नहीं करती। तेज माँ की तेज बेटी, दुख तो पाएगी ही। ऐसी बातें सोचते हुए वनीता ने अपने आप को जब ज़्यादा खुश महसूस नहीं किया तो मन ही मन उसे हैरानी हुई। रंजू दीदी अगर अपना गुस्सा कुछ कम कर ले तो जीजा जी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा। मम्मी, वनीता के मुंह से निकले इस वाक्य के साथ सास बहू के बीच रंजू के घर परिवार की सुख शांति को लेकर लंबा वार्तालाप शुरू हो गया। उस रात सोने से पहले वनीता को शादी के बाद गुजरे 4 महीनों में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती है। उस शाम पहली बार उसने खुद को अपनी सास के काफ़ी नज़दीक भी महसूस किया। सास बहू के संबंधों में अगले दिन से लगातार सुधार होने लगा। अपने पति, जेठ और ससुर को ऑफिस भेजने के बाद वनीता ने आराम से अपनी सास के साथ बैठकर नाश्ता किया। एक के बजाय दोनों ने 2 बार चाय पीने का लुत्फ़ उठाया। फिर कपड़े धोने की मशीन लगाने का काम दोनों ने इकट्ठे किए। दोपहर के खाने में सविता ने अपनी बहू को गोभी के पराठे बनाने सिखाए। खाना दोनों ने सीरियल देखते हुए खाया। खाना खाने के बाद वनीता सोफे पर और सविता तख्त पर आराम करने को ड्राइंग रूम में ही लेट गई। दोनों में से किसी का भी मन अपने कमरे में जाकर बंद होने को नहीं था। शाम को दोनों सब्जी खरीदने साथ साथ रिलायंस फ्रेंड्स गई। सविता ने अच्छी और सस्ती सब्जियां खरीदने की कला सिखाते हुए लंबा सा लेक्चर उसे दिया, पर वनीता को उनकी बातें उस शाम बुरी नहीं लगी। उस रात सास बहू को घुल मिलकर बातें करते देखकर वनीता के पति करण ने उसे छेड़ा भी। माँ ने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया है जो इतना मीठा बोलने लगी हो तुम उनसे? यह चमत्कार कैसे संभव हो रहा है मैडम? इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है जनाब। मुझे अपनी तरफ करने को आपकी माताजी मुंह में गुड़ रखकर मुझसे बोल रही हैं। रीना भाभी को अलग थलग कर देने के लिए उनकी तरफ से यह सारा नाटक चल रहा है। वनीता ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए करण को जानकारी दी। किसी भी बहाने सही, पर इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना। तुम तीनों के रोज़ शाम को सुधे हुए मुंह देखकर दिमाग भन्ना जाया करता था। भाभी के लौटने पर स्थिति फिर बदल जाएगी सरकार। सास बहू को प्यार से
आपस में हंसते बोलते देखने का मज़ा बस कुछ दिनों तक ही और ले सकते हैं आप इस घर में। अपने इस मजाक पर वनीता खुद ही ठहाका मार कर हंसी तो करण बुरा सा मुंह बनाकर बस जरा सा मुस्कुराया। अगले दिन शाम को रंजू और सनोज के साथ सबका समय बहुत अच्छा गुजरा। सविता अपनी छोटी बहू की तारीफ करने का कोई मौका नहीं चुकी थी। ननद भाभी भी पहली बार खुलकर खूब हंसी बोली। माँ बेटी दोनों ने वनीता का काम में पूरा हाथ बटाया। अगले दिन सविता ने वनीता के साथ एक सहेली की तरह गपशप करी। उन्होंने अपनी सास के बारे में बहुत सी कहानियाँ उसे सुनाई। अपनी सास के सामने मैं जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी। बहू सुबह 4 बजे उठकर हाथ से नल से 20 बाल्टी पानी भरना पड़ता था। फिर नहा धोआ कर पूरे 8 आदमियों का नाश्ता और खाना बनाना होता है। घर का काम देर रात को खत्म होता। तारीफ के शब्द सुनने की बात तो दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। वे लोग तब हाल ही में गांव से कस्बे में आए थे और सविता की सास यानी करण के दादा दादी रीति रिवाज मानो संदूक में पैक करके लाए हो। सविता को एडजस्ट करने में बहुत समय लगा था। सविता ये बातें इस अंदाज में सुना रही थी मानो अपने ससुराल वालों की बड़ाई कर रही है। वनीता ने भी शादी से पहले अपनी ज़िंदगी में घटी कई दिलचस्प घटनाएं उन्हें सुनाई। इसमें कोई शक नहीं कि सास और बहू इस एक सप्ताह में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गई थी। रीना की वापसी होने से एक दिन पहले सविता ने वनीता को अकेले में अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से समझाया, तुम स्वभाव की अच्छी और समझदार औरत हो बहू, बस तुम रीना के बहकावे में आना बंद कर दो। उसकी सह पर जब तुम मुझसे बहस और झगड़ा करती हो तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है उसकी तरह। और तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल दी तब मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन जाएगी। मम्मी आप प्लीज़ आंसू मत बहाओ। उनके लौटने पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे। अपनी सास को ऐसा दिलासा देते हुए वनीता की आंखों में भी आंसू भर आए। उस रात वनीता को जल्दी से नींद नहीं आई। कुछ सवाल लगातार उसके मन में चक्कर काटे जा रहे थे। नज़दीक से जानने का मौका मिला तो मेरी सास दिल की वैसी बुरी जरा भी नहीं निकली जैसी मैं उन्हें अब तक समझती आई थी। रीना भाभी तो पहले दिन से मेरे हित और खुशियों का ध्यान रख रही हैं। जब इन दोनों के दिल में कोमल भावनाएं मौजूद है तो इनके आपसी संबंध इतने ज़्यादा खराब क्यों हैं? मेरे दिल में सासू जी को लेकर जो गुस्सा, नफरत और डर बैठा था वह सप्ताह भर में किन कारणों से गायब हो गया। घर में बना सुख शांति का माहौल क्या रीना भाभी के लौट आने पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है? ऐसे सवालों के सही उत्तर पाने के लिए वनीता ने देर रात तक माथापच्ची करी। अगले दिन रविवार की सुबह रीना अपने बेटे के साथ सुबह 10 बजे के करीब घर लौटी। आज घंटे भर बाद ही सविता और उनके बीच तेज लड़ाई हो गई। रीना की कमर में सफ़र के दौरान झटका लग जाने से दर्द हो रहा था। वह काम में लगने के बजाय जब अपने कमरे में जाकर लेट गई तो सविता ने उसे बहुत सारी जलीकटी बातें सुना दी। जब ससुर और जेठ ने अपनी अपनी पत्नी को ऊंची आवाज़ में बहुत ज़ोर से डांटा तब कहीं जाकर घर में शांति कायम हुई। सविता ने रसोई में आकर वनीता से रीना की बुराई करनी
शुरू कर दी। बहू, देखा कितनी लंबी जबान है इसकी। मैंने इसे घर से अलग करने का फैसला कर लिया है। वनीता ने कोई प्रतिक्रिया दर्शाने के बजाय उनसे सहज स्वर में पूछा, मम्मी, आज अरहर की दाल बना दें? देख लेना, एक दिन टेंशन के कारण मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी। आप इस पतीले में दाल निकालो, तब तक मैं दही जमा देती हूँ। सविता ने एक बार को तो उसे गुस्से से घूरा, पर फिर कड़वे शब्द मुंह से निकाले बिना डब्बे से दाल निकालने के काम में लग गई। शायद नाराज हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू से फिर कोई बात नहीं करी। वनीता जब कुछ देर बाद चाय का कप लेकर रीना के कमरे में गई तो उसने सविता के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पता नहीं कब इस खूंखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे एक वक्त का खाना खाना मंजूर है, पर मैं इस घर में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहूँगी। अब गुस्सा थूक कर यह बताओ कि आप मेरे लिए क्या लाई हो। वनीता ने वार्तालाप का विषय बदल दिया। इन्हें बहुत घमंड है अपनी धन दौलत का, पर मुझे इनसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आप कहीं घूमने भी गई या सारा समय घर पर ही रही? अभी मुझसे कुछ मत पूछो। वनीता, तुम्हारे पास दर्द की कोई गोली पड़ी हो तो दे देना। शाम को मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगी? ज़रूर चलूँगी भाभी। आप चाय पीना शुरू करो, मैं आपके लिए गोली लेकर आती हूँ। वनीता को रीना ने अजीब सी नज़रों से देखा। उन्हें अपनी देवरानी बदली सी लग रही थी। वह उसमें आए बदलाव को समझकर कुछ कह पाती, उससे पहले ही वनीता कमरे से बाहर चली गई। सविता और रीना ने बहुत कोशिश करी, पर वनीता के मुंह से किसी की तरफदारी करते हुए एक शब्द भी नहीं निकला। इस कारण वे दोनों ही शाम तक यह सोचकर उससे नाराज़ रहीं कि वह हाँ में हाँ ना मिलाकर दूसरी पार्टी की तरफ हो गई है। सविता और रीना के बीच उस दिन कई बार झड़प हुई, पर वनीता का मन जरा सा भी तनाव का शिकार नहीं बना। पहले की तरह न उसे सिरदर्द ने सताया, न भूख और नींद पर बुरा असर पड़ा। शाम को रीना भी काम में हाथ बटाने के लिए रसोई में आ गई। वह और सविता दोनों ही उसे संबोधित करते हुए बातें कर रही थी। एक की अनुपस्थिति में जब दूसरी उसकी बुराई करना शुरू करती तो वनीता फौरन ही बात को किसी और दिशा में मोड़ देती। उसके इस बदले व्यवहार की बदौलत रसोई में सविता और रीना के बीच टकराव की स्थिति विस्फोटक नहीं होने पाई। कुछ देर बाद तो वे दोनों आपस में सीधे बात भी करने लगी, तो उनकी नज़रों से छिपकर वनीता प्रसन्न भाव से मुस्कुरा उठी। पिछली रात देर तक जागकर वह जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी, उस पर उसने आज का नतीजा देखकर सही होने का ठप्पा लगा दिया। आपसी झगड़े बहुत कम देर तक चलते हैं, पर उनकी चर्चा कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों की जड़ें मजबूत होती जाती है। इस कारण मन में दूसरे व्यक्ति के लिए झगड़ा समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक वैर भाव बना रहता है और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में कहने और सुनने वालों को रस तो आता है, पर यह रस आपसी संबंधों के लिए जहरीला साबित होता है। जब भी मेरे सामने ऐसी चर्चा शुरू होगी तो मैं फ़ौरन कोई और बात आरंभ कर दिया करूँगी।
मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे कोई भला कहे या बुरा, मुझे परवाह नहीं। ऐसा फैसला करके वनिता देर रात को रसोई और आज अपने मन को प्रसन्न और हल्की फुल्की की अवस्था में पाकर वह अपने फैसले पर उसके सही होने की मुहर पूरे विश्वास के साथ लगा सकती थी।